हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका ITD स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल फ्रॉम इंडियन स्किल टेक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो नंबर 4 में बता चुके हैं कि हमारे लोड कितने प्रकार के होते हैं। एक रजिस्टिव लोड के बारे में बताया था हमने, यानी रजिस्टिव सीधा हमारा रजिस्टेंस से मिलकर बना होता है। जो लोड होता है वो रजिस्टेंस से मिलकर बना होता है। और इसमें हमने चर्चा की थी रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें ओम्स का नियम, और यदि रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग यदि हम कर दें तो कैसे कैसे हम इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम नंबर 2 जो हमारा लोड होता है कैपेसिटिव लोड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो इसमें हम सबसे पहले कैपेसिटिव लोड को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। यानी हिंदी में नाम इसका हम लिख देते हैं संधारित्र। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ है जिसे पढ़ते हैं, ये थे कैपेसिटी। ये शब्द आपने देखा होगा, कैपेसिटी। यानी इसका एक सीधा अर्थ है ग्रहण करने की क्षमता। ग्रहण करने की क्षमता यानी मतलब अगर हमारा कोई ये एक बॉक्स है, बॉक्स, ठीक है, और यदि इस बॉक्स में यहाँ तक की लिमिट 2 लीटर द्रव की है, 2 लीटर द्रव में कुछ भी हो सकता है, पानी, दूध, कुछ भी हो, तेल वेल वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस बॉक्स की ग्रहण करने की क्षमता है वो कितनी है, 2 लीटर है। यानी कि कितनी है, 2 लीटर है। तो अभी हम इस पे कैपेसिटर पे आ जाते हैं। तो कैपेसिटर सिंपली एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है, एक ऐसी युक्ति बनाई गई है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक यूनिट को स्टोर करके रखते हैं। ग्रहण का मतलब हो सकता है स्टोर भी हो सकता है। यानी जब इसमें हमने 2 लीटर द्रव रख दिया और इसे पैक कर दिया, इसका बॉक्स यहाँ से बंद कर दिया, तो यानी कि 2 लीटर इसमें स्टोर कर दिया हमने। इसको लिख सकते हैं वाटर स्टोर कर दिया आपने, कुछ भी स्टोर इसमें कर दिया। यानी इसकी जो कैपेसिटी थी वो 2 लीटर की है और 2 लीटर हमने इसमें स्टोर करके रख दिया, ऊपर डब्बा बंद कर दिया। ये इसकी होगी ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, आइए अब यूनिट देखते हैं, अपनी कैपेसिटर के बारे में जानते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगे। तो इसमें आज हम बेसिक देखो, एक जो हमारी कैपेसिटर जो होती है वो कुछ इस तरह की डिवाइस बनाई गई। इस तरह की, जिसमें हमने दिखाया कि इसमें हमारे 2 टर्मिनल है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसके बीच में हमने कोई इंसुलेटर मटेरियल रख दिया, यानी कि अचालक पदार्थ रख दिया। ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रोड हैं जो चालक धातु के बने हैं, उनके बीच हमने क्या रख दिया, एक अचालक पदार्थ रख दिया।
जिसमें ये अचालक पदार्थ क्या करेगा, एक यूनिट को स्टोर करेगा। उस यूनिट के बारे में हम अभी जिक्र करेंगे, क्या यूनिट स्टोर करेगा, क्या यूनिट स्टोर करेगा। ठीक है, यानी हमने इसमें सिंपल एक छोटा सा डायग्राम कैपेसिटर का बनाया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, और उसके बीच रख दिया अचालक मटेरियल, यानी अचालक मटेरियल की पट्टी रख दी। अचालक मटेरियल होता है हमारा, किसी कैपेसिटर में ऑयल भरा होता है, किसी में सिरेमिक की फॉल होती है, और किसी में कागज़ रख देते हैं। इस तरह का अचालक इंस्ट्रूमेंट जिसमें धारा प्रवाह ना हो सकती हो। अब जो कैपेसिटर होता है उसका सिंबल कुछ हम इस तरीके का बनाते हैं, ये याद रखना आपको, सदैव परीक्षा में पूछा जाता है। एक तरह ये पॉजिटिव हो गई, एक तरह ये नेगेटिव हो गई। जैसे हमने 2 इलेक्ट्रोड इसमें दिखाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसी तरह इसका ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, सिंबल हो गया। अब ये हमारा वो हो गया। अब मान लो ये हमने एक ऐसी बना दिया। अब एक सर्किट डायग्राम यदि हम बनाएं तो ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, और ये हमने कुछ इस तरह से बना दी। 2 चीज़ें इसमें हमने बनाई हैं। अब इसमें आप देखोगे कि दोनों में सिर्फ मामूली सा एक छोटा सा डिफरेंस है। इसकी दोनों जो लेंथ होंगी ये दोनों इक्वल होंगी कैपेसिटर की। एक इसकी लगा दी हमने कैपेसिटर की, और ये किसकी बनाई हमने, पर्टिकुलर एक सेल या बैटरी भी लगा सकते हो। तो सेल लगाई हमने डीसी सप्लाई के लिए। ठीक है, तो इसमें जो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसकी जो नेगेटिव वाली टर्मिनल है ये क्या ली जाती है, इसकी आधी, इसकी आधी हो गई, यानी ये छोटी रखी जाती है बड़ी, जबकि कैपेसिटर में दोनों क्या रखी जाती है, बड़ी रखी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मामूली सा अंतर इतना है, मतलब सेल और कैपेसिटर के प्रतीक यानी सिंबल में जो अंतर है केवल इतना है कि जो उसकी सेकेंडरी वाली होगी वो कितनी रखी जाएगी, इसकी आधी रखी जाएगी, यानी पहले वाली से पॉजिटिव प्लेट से आपकी छोटी रखी जाएगी। अब जो कैपेसिटर होता है, देखो ये जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाई है, बैटरी की कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, मान लो हमारी कितनी 1.5 वोल्ट है, बैटरी सोर्स लगाई। तो अब हम ध्यान देंगे कैपेसिटर के केस में, आपको ध्यान देना है कैपेसिटर के केस में। अब आ जाइए बेसिक में अपनी, कि जो हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, वो विद्युत धारा की परिभाषा हमने ये पढ़ी थी कि आपकी इलेक्ट्रॉन ओब्लिक, हमने 2 चीज़ें बताई थी, आवेश, यानी जो विद्युत धारा की परिभाषा हमने बनाई थी वो 2 यूनिटों के बेस पे बनाई थी, एक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, एक आवेश के आधार पे। तो बेसिक जो कैपेसिटर में यूज़ होता वो क्या होता, आवेश, यानी विद्युत धारा का जो जिक्र करेंगे वो किसके पदों में करेंगे, आवेश के में, इलेक्ट्रॉन के पदों में भी नहीं करने के हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो कैपेसिटर होता है वो सदैव आवेशों को स्टोर करने का कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। कैपेसिटर सदैव आवेशों को स्टोर करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पर्टिकुलर इस बात पे। देखो हमने इसमें बताया एक ही पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, इस पॉजिटिव को हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, जैसे ये बनाया हुआ हमने। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये वोल्टेज हमें कितनी है, मान लो हमने ये 9 वोल्ट की लगाई है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, हमने स्टार्टिंग में वोल्टेज दी इसे लगभग 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है। तो क्या होगा, इससे पॉजिटिव निकलेंगे और इससे नेगेटिव निकलेंगे, यानी इससे पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इससे नेगेटिव चार्ज निकलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ चला गया, इस पे, और नेगेटिव चार्ज इस पे हमारा इस पे आ गया, जबकि ये पहले से ही इसमें नेगेटिव ऐड है। ये हमने नेगेटिव लिया जिसे हम बोलते हैं कैथोड, ये ध्यान रखना।
यानी जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम एनोड। ठीक है, अब पॉजिटिव में पहले पॉजिटिव है और पॉजिटिव इसके पास पहुंच गए, इसमें भी नेगेटिव जा रहे हैं इधर से, लेकिन इसमें पहले से भी नेगेटिव है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी समान पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, धक्का देते हैं। या नेगेटिव नेगेटिव जब समान चार्ज आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं। अब इसमें आने वाली बात ये है कि जब इसका पॉजिटिव इसमें आया तो ये पॉजिटिव क्या काम करेगा, इधर की ओर, कुछ पॉजिटिव इधर की ओर भागेंगे, कुछ पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, पूरे नहीं, कुछ इधर भागे कुछ इधर, क्योंकि ये लगातार देती रहेगी। अब हमने क्या काम करा, इसकी वोल्टेज थोड़ी सी और बढ़ा दी, लगभग 5 वोल्ट। तो अधिक संख्या में इधर से नेगेटिव आवेश, इधर से पॉजिटिव आवेश निकलने लगे। तो क्या होगा, ये कुछ पॉजिटिव जो है हमारे इस पर पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक अंकों में बता रहा हूँ, 7 थे, 7 में से 1 2 3 4 5 निकले, यानी 7 में से भी कितने निकले, 5 इस पर पहुँच गए, और 5 में भी कितने निकले यहाँ पे, 3। ऐसी सेम रीजन इधर को, यानी कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज का मान बढ़ाया, पहले 3 करी, 3 में कुछ कम निकले, 5 में थोड़े से और ज़्यादा निकलेंगे, और 9 में थोड़े से और ज़्यादा निकलेंगे। क्यों निकालने का कारण ये है, जिससे कि हमारी सर्किट में, इस सर्किट में धारा प्रवाह होने लग जाए, इसलिए हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो 9 वोल्ट हमारी यहाँ पे है, वही 9 वोल्ट इसके सिरों पे आ जाएगी, यानी टोटल 9 वोल्ट इसके जो हमारा कैपेसिटर है उसके सिरों पर आ जाएगी। तो क्या होगा, उस स्थिति में इसमें धारा प्रवाह होना बंद हो जाएगा, और जब ईएमएफ की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो धारा प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज पहले हमने 3 वोल्ट रखी, 3 वोल्ट में कुछ कम निकले, फिर 5 करी, फिर थोड़े से और ज़्यादा निकले, फिर 9 कर दी, फिर थोड़े से ज़्यादा निकले। उसे वोल्टेज को बढ़ाने का मेन रीज़न ये है जिससे कि इस अचालक पट्टी को क्रॉस करके वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर चला जाए। वोल्टेज क्या होगा, आवेशों को धक्का लगाता है, एक फोर्स है जो आवेशों को धक्का लगाता है जिससे कि वो अचालक पट्टी को क्रॉस करके अगले रीजन में पहुंच जाए। ऐसे ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में पहुंच जाए और पॉजिटिव नेगेटिव में। और जब वोल्टेज का जो मैक्सिमम ईएमएफ 9 वोल्ट है और यदि कैपेसिटर का भी इतना ही हो जाएगा तो उस कंडीशन में धारा प्रवाह होनी बंद हो जाएगी और ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज किसके कारण होगा, आवेश के कारण, क्योंकि इधर से पॉजिटिव आवेश निकल रहा है, इधर से नेगेटिव। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो सदैव आवेश को स्टोर करता है। तो अब आगे जानकारी लेते हैं। अब हमने क्या काम करा, हमने लिखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, यानी जैसे जैसे हमने वोल्टेज का मान बढ़ाया वैसी वैसी आवेशों का मान भी बढ़ने लगा, और जब आवेशों का मान बढ़ने लगा तभी वो एक दूसरे के क्षेत्र को पार करने लगे, यानी इस अचालक पट्टी को क्रॉस करके जाने लगे। अब इसको यदि ऐसे लिख दिया, ये हमने इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मैंने अभी ओम के नियम में जिक्र किया था कि यदि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड की भी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती है। इस चिन्ह को हमने बताया था अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, यानी समानुपाती, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जब ओम के नियम में हम पढ़ा रहे थे तो ओम के नियम में हमने ये करा था V अनुक्रमानुपाती I, जिसमें हमने V इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमने क्या लिया था, एक नियतांक लिया था जिसको बोलते हैं R यानी ओम। अब इसमें हमने क्या काम करा, इसमें भी हम एक अनुक्रमानुपाती लेंगे जिसको जो होगा Q बराबर CV, यानी C क्या है, C है कैपेसिटर की धारिता
तो C बराबर आपका आ जाएगा Q/V। यानी कि सदैव याद रखना, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ऊपर आती है और धारा नीचे, और कैपेसिटर के केस में क्या हो जाता है, उल्टा, Q ऊपर चला जाता, V नीचे। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटिव लोड हम लगाते हैं तो जो वोल्टेज और धारा के बीच डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि जो वोल्टेज होती है उससे धारा 90 डिग्री पीछे हट के चलती है। 90 डिग्री क्या चलती है, पीछे हट के, इसलिए इनका जो प्रोपोर्शनल है ये उल्टा आता है। ठीक है, अब ये हमने बता दिया कि इसमें जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आवेश का मान भी बढ़ेगा। आवेश को हमने इसको उल्टा लिख लिया और इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए C ले लिया, और C बराबर आ गया हमारा Q/V, जिसको हम फैरड या माइक्रोफैरड में नापते हैं, माइक्रोफैरड में। ठीक है, यानी 1 माइक्रोफैरड बराबर होता 10⁻⁻6 फैरड। ये आपको याद रखना है। जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो इसी के बेस पे आएंगे कि 1 माइक्रोफैरड कितना होता है, ये कितना होता है। ठीक है, देखिए तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो कमेंट कर सकते हो। आज हमने केवल इसमें इतना ही बताया कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, ये इसके बारे में कुछ जिक्र बताया, ये इसका एक फॉर्मूला हमने निकाल दिया जो आंकिक प्रश्न आपके सोल्व करने में काम आएगा। और इसमें सबसे पहली चीज़ हमने ये बताई है कि कैपेसिटर सदैव आवेश को ग्रहण करता। अब एक छोटी सी जानकारी हम ले लेते हैं। देखो, तो फिर क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर भी आवेश को स्टोर कर रहा और जो बैटरी होती है वो भी आवेश को स्टोर करती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मामूली सा इतना होता है कि हमें क्या था, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में एक ऐसी युक्ति हमें चाहिए थी जो बहुत कम समय में तो जल्दी चार्ज हो। पहला पॉइंट जल्दी आवेशित हो, यानी कि चार्ज हो। बनाने का जो पर्पज है, आवेशित हो, आवेशित का मतलब क्या, चार्ज। ठीक है, नंबर दूसरा, और जब उसका यूज किया जाए तो वो कम समय में अधिक ऊर्जा प्रदान करे, ऊर्जा या आवेश प्रदान करे, यानी कि कम समय के लिए बहुत अधिक ऊर्जा या आवेश प्रदान करे। यानी दो चीज हमें चाहिए थी। बैटरी जल्दी चार्ज नहीं होती, और क्या होगा, बैटरी अगर चार्ज होगी तो एक लिमिटेड समय के लिए वो अपनी एनर्जी उसे देती रहेगी जिस सर्किट में वो लगाई गई है। यानी ऐसे नहीं होने की कि हमें अभी एकदम चाहिए तो नहीं देने की, एक लिमिटेड दर से वो विद्युत धारा प्रवाहित करती रहेगी सर्किट में। तो इसका बेसिक ये था। का रीजन या बनाने का कारण,
अगला टॉपिक हम देखते हैं, जैसे हमने संधारित्रों के संयोजन तैयार किए थे, यानी किसी सर्किट में जैसे प्रतिरोधों के संयोजन हमने तैयार किए थे, इसी प्रकार जो हमारी यूनिट कैपेसिटर चल रही है उसमें कैपेसिटर का संयोजन भी होता है। तो ये लिखेंगे हम, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, जैसे हमने उसमें दो संयोजन बताए थे। नंबर पहला श्रेणी क्रम, तो इसी प्रकार कैपेसिटर के भी दोनों संयोजन बनते हैं, श्रेणी क्रम का भी और समांतर क्रम का भी। तो इसमें हम जोड़ते हैं, नंबर 1 कैपेसिटर जोड़ दिया, नंबर 2 जोड़ दिया, नंबर 3 जोड़ दिया, और ये हमने बना दिया इसका वोल्टेज सोर्स। ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। अब जैसे कि इसमें सारे में जानते हो आप, जैसे कि हम रेजिस्टेंस के केस में भी बता चुके हैं कि इसमें भी धारा की जिक्र नहीं, इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं करना, किसका करना, धारा के स्थान पे आवेश का करना, यानी Q का करना है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला आया है वो I के बेस में नहीं आया, किसके बेस में आया, Q के बेस में आया। और Q क्या हमारा यहाँ पे चार्ज यानी आवेश। ठीक है, आवेश फ्लो हो रहा, वोल्टेज सोर्स ये लगाइए। तो हमें पता है कि सीरीज में हमारी वोल्टेज क्या रहेगी, डिवाइड हो जाएगी, आवेश क्या होगा, चेंज रहेगा, V3 ये हो गया। तो टोटल वोल्टेज हमने कितनी लगाई है, V, और V1 वो डिवाइड किस किस में हो गई, V3 में। ठीक, V1 V2 V3 में। अब इसमें हमारा जो फॉर्मूला आया V बराबर क्या हो गया हमारा, QC, क्या आया, C बराबर आ गया हमारा Q/V, और V की वैल्यू यदि हम निकालें तो Q/C। अब Q/C V की वैल्यू रख देंगे, V1 की वैल्यू क्या रखेंगे, Q/C1, क्योंकि Q तो सेम है, इस पे भी Q गया है, वही सेम Q इस पे भी गया, वही सेम Q इस पे भी गया, और वही सेम वापस हमारा क्या आ गया, यहाँ आ गया घूम के। ठीक है, अब प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 अप टू कितने तक भी हो सकते हैं। तो यहाँ से Q/C, Q इसमें कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपका C1 C2 C3, Q से Q कट गया, ये आ गया। जब हमारे कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इस सूत्र की सहायता से हम इस टोटल सर्किट का कुल धारिता निकाल सकते हैं। कुल धारिता कि इस टोटल सर्किट में कितने कैपेसिटर लगे हैं, तो 3 लगे, उनकी टोटल कैपेसिटेंस यानी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो टोटल कितनी है, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं, यदि वो समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो समांतर क्रम का सीधा डायग्राम ये रहा, ये हमने लगा दी कोई इस पे वोल्टेज सोर्स C1 C2 C3, और यहाँ से टोटल गई हमारी आवेश Q1 Q2
और Q3। ये अब आते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रही थी तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसमें क्या हो रहा, आवेश डिवाइड हो रहा, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CV फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला हमने लिखा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर ये इसके साथ गुना में चला जाएगा, CV इतना हो जाएगा। तो CV वोल्टेज तो सेम है, तो लिख दो C1V प्लस C2V प्लस C3V CV, तो V कॉमन है इसमें ले लिया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये इससे हमारा V से V कट गया, यानी टोटल ये आ गया C1 C2 C3, ये आ गया अप टू Cn। इस तरह से हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना के हम करते हैं एक इक्वेशन सॉल्व। मान लो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड। अभी कह रहा है इसमें इसने क्या कर दिया, यानी सीरीज में भी लगा दिए और समांतर में भी लगा दिए। अभी कह रहा है इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी कुल धारिता कितनी होगी, कुल धारिता। अब देखो इसको हमने मान लिया C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। अब करें C1 एंड C2, C1 एंड C2, C1 C2 किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका टोटल निकालेंगे हम कौन से फॉर्मूले से, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये वाला, यानी कि 1 इसको रख देते हैं चलो C डैश बराबर, यानी टोटल की C डैश निकल के आ जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू आ गया 1, यानी कि 1/1 आ गया, यानी कि 1 माइक्रोफैरड, यानी C डैश जो आ गया वो आ गया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसका यदि हम डायग्राम बनावे, अगला डायग्राम क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह का हमारा बन गया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने पे मान कितना है 1 माइक्रोफैरड, यानी इसका आ गया 1 माइक्रोफैरड, इसका 2 माइक्रोफैरड, इसका 2 माइक्रोफैरड पहले से पहले ही है। अब ये किस चीज़ में जुड़े हमारे, देख भी सकते हो, जिसमें आवेश डिवाइड हो रहा हो। अब ये देखो इसमें तो आवेश बराबर गया, लेकिन यहाँ पे इनमें आवेश हमारा Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया। तो यानी कि जिसमें हमारे आवेश डिवाइड हो जाते हैं तो वो हमारे किस चीज़ में आते हैं, समांतर क्रम में, और जिसमें आवेश सेम बना रहता है वो होता हमारा श्रेणी क्रम में। तो अब इन दोनों को यानी कि 2 माइक्रोफैरड, यानी लिख सकते हैं
C3 एंड C4 कनेक्टेड समांतर में। ठीक है, इसकी वैल्यू ये कितना C डैश आ गया हमारा, यानी कि अब लिखेंगे समांतरकरण का फॉर्मूला यही रहा, यानी C इसको डबल डैश मान लिया, C3 प्लस C4 यानी ये आ गया 2 माइक्रोफैरड, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 यानी कि इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड आ गया इसका। ये कितना C डैश, यानी कि एक डायग्राम और बनाए, एक ये हमारा C डैश तो पहले ही था 1 माइक्रोफैरड, और इन दोनों का कंबाइन करके एक और बन गया, ये हो गया हमारा। अब देख लो ये कितना हमारा 4 माइक्रोफैरड जो अब निकला हमारा, ये जो निकल के आया। इसके बाद अब आवेश चलाओ, क्या जा रहा आवेश सेम है, कोई क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा आवेश का, तो ये दोनों किस चीज़ में आगे, नहीं C डैश एंड C डबल डैश किस में आगे, श्रेणी क्रम में, यानी कि 1 C टोटल कैपेसिटेंस C डैश प्लस C डबल डैश, यानी कि ये आ गया आपके कितना आ गया 1/1 प्लस 1/4, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5/4, यानी कि C बराबर आ जाएगा 4/5 माइक्रोफैरड, इतना आएगा। ये आंसर सॉल्व हो गया। तो ठीक है, आज हम इतना ही कैपेसिटर के बारे में एक वीडियो बनाई थी, ये आशा करते हैं आपको समझ में आई हो। कल हम इंडक्टिव लोड जो होता है उसमें जो हमारी इंडक्टिव कोयल होती है उसके बारे में बताएंगे कि प्रेरक कुंडली क्यों बनाई जाती है, क्या कारण है, कैसे उसका यूजेस है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।